मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी MCO 6 की यूनिट 8 प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड डिस्क्राइब 4 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, उसकी कौन कौन सी 4 स्टेजेस हैं। तो अगर हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स की बात करें, इट इज़ अ स्टेज दैट अ प्रोडक्ट गोज थ्रू आफ्टर एंटर द मार्केट। मतलब मार्केट में एंटर करने के बाद हमारा प्रोडक्ट जिन जिन स्टेजेस को पार करता है, उन सभी स्टेजेस को हम एक तरह से कह सकते हैं कंपाइल करके क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब कौन कौन सी स्टेजेस होती है जिनका फेस करता है हमारा प्रोडक्ट मार्केट में एंटर करने के बाद। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्टेजेस की, तो सबसे पहले होती है इंट्रोडक्शन, जब प्रोडक्ट के अंदर हम अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद ग्रोथ, जब हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। मैच्योरिटी, मतलब एक तरह से हमारा प्रोडक्ट एक पीक लेवल पर होता है मार्केट के अंदर, सेल्स के अंदर, प्रॉफिट के अंदर। और आपकी लास्ट स्टेज आती है डिक्लाइन स्टेज, मतलब जब हमारे प्रोडक्ट की सेल्स डिमांड घट जाती है। और हमारी जो इन स्टेजेस की कह सकते हैं टाइम पीरियड होता है, वो डिपेंड करता है कि हमारा प्रोडक्ट किस टाइप का है। जिस टाइप का प्रोडक्ट होगा उसी के हिसाब से हमारी स्टेजेस की जो लेंथ होगी वो भी डिसाइड होती है। और इसके साथ ही साथ हमारे सेल्स प्रॉफिट भी इफेक्ट करती हैं हमारी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स की स्टेजेस को। तो द वेरियस स्टेजेस दैट अ प्रोडक्ट गोज थ्रू आफ्टर इट एंटर्स टू द मार्केट इज कॉल्ड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। मतलब जिन भी वेरियस स्टेजेस के थ्रू हमारा प्रोडक्ट मार्केट में जाता है एंटर करने के बाद, उन सभी स्टेजेस को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब हमारे पास 4 तरह की स्टेजेस थी, इंट्रोडक्टरी स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज और डिक्लाइन स्टेज। अब इंट्रोडक्टरी स्टेज ये होती है कि जब हम प्रोडक्ट के अंदर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। मतलब ये स्टार्टिंग होती है हमारे अपने प्रोडक्ट की पोजिशनिंग की मार्केट के अंदर। दूसरी आपकी ग्रोथ स्टेज होती है, यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट जो होता है कंज्यूमर्स के अंदर कह सकते हैं एक तरह से फेमस हो चुका होता है, कंज्यूमर्स उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होते हैं। यहाँ पर हमारा जो एक अर्निंग होती है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही होती है। और तीसरा आपका मैच्योरिटी स्टेज। अब यहाँ पर हमारी जो सेल्स होती है वो एकदम कह सकते हैं हाईएस्ट रेट पर होती है, मतलब एक हाईएस्ट सेल्स होती है, लेकिन एक इंक्रीजिंग या कह सकते हैं उसकी इंक्रीज होने का रेट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। मतलब आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, अगर हम कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे तो ये हमारी स्टेज कहलाएगी इंट्रोडक्शन स्टेज। अब इसके बाद हमारा कुछ इस तरह का प्रोडक्ट का एक चार्ट बनता है। तो मतलब अगर यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर कौन सा लेवल होगा, तो ये हम बात करेंगे ग्रोथ की। मतलब हमारा प्रोडक्ट बहुत तेज़ी से मार्केट में चढ़ रहा था, और हम इस स्टेज की बात करेंगे तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब हमारी मैच्योरिटी आ चुकी है। अब हमारी इंक्रीज़ तो हो रहा है हमारा प्रोडक्ट, लेकिन बहुत धीरे धीरे इंक्रीज़ होता है। और इस स्टेज के बाद जब हमारा प्रोडक्ट नीचे गिरने लगता है तो हम उसको क्या कहते हैं, डिक्लाइन स्टेज। मतलब ये 4 तरह की स्टेज होती हैं हमारी किसी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। नेक्स्ट आपका गिव 3 रीजंस फॉर अ कंपनी टू गो इन फॉर अ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। कि कोई भी कंपनी न्यू प्रोडक्ट को डेवलप क्यों करती है, उसके कौन से 3 रीजंस हैं। तो कह सकते हैं हमारी जो मार्केट है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, कंटिन्यू अपने आप को डेवलप करता रहता है, हमारा इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है। तो अगर हमें मार्केट में स्टे करना है, स्टेबल रहना है, तो हमें इन्वायरमेंट के हिसाब से, नीड के हिसाब से, या कह सकते हैं डेमोग्राफिक चेंज या टेक्निकल चेंज, पॉलिटिकल चेंज, इन सभी के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को चेंज करना पड़ता है। कंपनी हरदम अपने बेटर से बेटर प्रोडक्ट को ऑफर करना चाहती है कंज्यूमर्स को, जिसके थ्रू कि वो मार्केट में लॉन्ग टाइम तक स्टे कर सकें। तो अगर हम सिर्फ रीजंस की बात करें, तो स्पेसिफिक 3 रीजंस है किसी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने को, इंट्रोड्यूस करने। तो सबसे पहला आपका जो रीज़न है, टू मीट द कॉम्पिटिशन इन द मार्केट बाय प्रोवाइडिंग अ बेटर एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट। अगर मार्केट के अंदर हमारे प्रोडक्ट्स को, हमारी फर्म्स को कंपटीशन को फेस करना है, उस कंपटीशन को अंदर कह सकते हैं उस कंपटीशन में भी स्टे करना है, अपने शेयर्स को कैप्चर करके रखना है, तो वहाँ पर नीड होती है हमें कि हम टाइम के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को इनोवेट करें, एडिशनल फीचर्स को इंक्लूड करें, और नए नए प्रोडक्ट्स के साथ, फीचर्स के साथ, इंप्रूवमेंट के साथ अपने नए प्रोडक्ट को डेवलप करें। दूसरा होता है, कई बार हम देखते हैं कि अब जो नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है वो हमें एक अपॉर्चुनिटी देती है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को पहले से बेटर बना सकें। इसके लिए हमने नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं। और तीसरा होता है लाइक एंड डिसलाइक्स ऑफ द कंज्यूमर्स में डिमांड चेंज इन द प्रोडक्ट। हमारी जो लाइक्स डिसलाइक्स होती है कंज्यूमर्स की, उसके हिसाब से भी हम अपने प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, उनको चेंज करते रहते हैं। हमने कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया, लेकिन वो कंज्यूमर्स को पसंद नहीं आया, वो पसंद बहुत ज़्यादा आ गया, तो अगर पसंद आ गया तो हम उसी को कंटिन्यू डेवलप करेंगे। लेकिन अगर वो पसंद नहीं आया, डिसलाइक है, सेटिस्फाई नहीं है हमारे प्रोडक्ट, कंज्यूमर्स जो हैं प्रोडक्ट से, तो देखेंगे हम इसमें क्या नया प्रोडक्ट को या किस तरह इसको नए प्रोडक्ट की तरह डेवलप करें, फिर से इसको मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाए। तो ये मेन बेसिकली 3 रीजंस होते हैं किसी भी कंपनी के थ्रू न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट को लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। अब यहाँ हमें बात करनी है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं, उन सभी को हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो अगर हम प्रोडक्ट
डेवलपमेंट प्रोसेस की बात करें तो नॉर्मली हमारे पास 7 तरह की स्टेजेस के अंदर इंक्लूड होती हैं, जिसके थ्रू कि किसी नए प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है। तो सबसे पहला आपका जो होता है वो होता है आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन का मतलब क्या है कि अब हमें सबसे पहले एक आइडिया जनरेट करना होता है, जिसके थ्रू की जो कि हमारी जो नीड है कंज्यूमर्स की उससे मैच करता हो। हम रिसर्च करते हैं, एनालाइज करते हैं, कह सकते हैं क्वेश्चनर्स का कलेक्ट करते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं लोगों के, जिसके थ्रू कि हमें पता लग सके कि कंज्यूमर्स की नीड क्या है। उस नीड के हिसाब से अब हम किस तरह के आइडिया को जनरेट कर सकते हैं, किस तरह के प्रोडक्ट को जनरेट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर प्रोडक्शन के रिलेटेड हमें किस तरह का प्रोडक्ट जनरेट करना है, नहीं करना, क्या फीचर्स होने चाहिए, उसके रिगार्डिंग आइडिया का जनरेशन होता है। मतलब सबसे पहले एक बेसिक आइडिया जो आता है वो हमारा कहलाता है आइडिया जनरेशन। अब आइडिया कहाँ से आ सकता है? आइडिया आपकी सेल्स टीम से भी आता है, क्योंकि वो सेल्स डायरेक्टली कंज्यूमर्स के कॉन्टैक्ट में रहती है, तो उसे पता है कंज्यूमर्स किस तरह के प्रोडक्ट की नीड करते हैं, डिमांड करते हैं। दूसरा प्रोडक्शन टीम। अब प्रोडक्शन टीम क्योंकि प्रोडक्ट की डिमांड कर रही है, कह सकते हैं प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है, तो उसे पता है किस तरह के प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड हो रही है, कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा सेल्स हो रहे हैं। नेक्स्ट आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, एम्प्लॉयज़, कॉम्पिटिटर्स और आपके मार्केट रिसर्च। तो इन कहीं से भी आपके पास कोई ना कोई एक बिजनेस न्यू आइडिया आ सकता है, आइडिया जनरेट हो सकता है आपके न्यू प्रोडक्ट्स के लिए। तो इसमें आपके इंटरनल सोर्सेज से भी आइडियाज़ आते हैं और आपके एक्सटर्नल सोर्सेज से भी आइडियाज़ आते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं आइडिया स्क्रीनिंग की। अब हमारे पास आइडिया, बहुत सारे आइडियाज़ हमारे पास आ गए, लेकिन हम उन सभी आइडियाज़ के अंदर हम ये देखेंगे कि सूटेबल आइडिया कौन सा है, किसके अंदर पोटेंशियल है हमारे लिए प्रॉफिट को अर्न करने का, हमारे लिए एक अच्छा कह सकते हैं सक्सेस रेट देने का, सक्सेस रेट का। तो उन सभी, अब जितने भी हमारे पास कह सकते हैं आइडियाज़ होते हैं, उन सभी आइडियाज़ की स्क्रीनिंग करते हैं। हम देखते हैं कि क्या वो आइडियाज़ हमारी नीड्स को पूरी कर रहे हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस को पूरी कर रहे हैं। क्या हमारा जो भी नीड इस टाइम पे, जो पोटेंशियल बायर्स है, किस तरह का कॉम्पिटिटर्स है, या जिस तरह का हमारा इन्वायरमेंट हो रहा है, क्या उसको फेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्या क्या जो हमारी नीड थी उसको पूरी कर पाएगा। क्या हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी कि क्या वो दूसरे कॉम्पिटिटर से अच्छा वहाँ पर कह सकते हैं अपनी वैल्यू रख सके। क्योंकि हमें वैल्यू का भी ध्यान रखना होता है, हमें नीड को देखना होता है। कौन कौन सी वहाँ पर हमारे पास सूटेबल प्रमोशन कैंपेन के तरीके होंगे, या कौन कौन सी हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, या हमारे पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उस आइडिया को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास जो आइडिया आया है उसकी स्क्रीनिंग करते हैं, मतलब प्रैक्टिकल वे में देखते हैं कि वो आइडिया हमारे लिए कितना सूटेबल है या नहीं है। नेक्स्ट अब आपका कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास जो भी आइडिया था, अब हम देखेंगे कि उस प्रोडक्ट को एक तरह से एक प्रपोजल के अंदर कन्वर्ट किया जाए। अब उसको हम प्रपोजल के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्दर डेवलप टू द इन अ प्रपोजल सो द मार्केटर्स कैन टेस्ट वेदर द प्रोडक्ट इज एक्सेप्टेबल इन द मार्केट एंड फाइंड आउट द रीजन रिएक्शन ऑफ द कंज्यूमर्स टू द प्रोडक्ट। अब कोई प्रोडक्ट मार्केट में अगर हम लॉन्च करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या वो प्रोडक्ट अब कंज्यूमर्स के थ्रू एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो कंज्यूमर्स का वहाँ पर रिएक्शन क्या होएगा। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर चेक करी जाती है आपके कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट टेस्टिंग के अंदर। मतलब यहाँ पर एक तरह से प्रपोजल होता है उस प्रोडक्ट का, उस आइडिया का। इसके बाद हम देखते हैं बिजनेस एनालिसिस। अब बिजनेस एनालिसिस के अंदर देखेंगे कि हमारी मार्केट डिमांड और कंपटीशन कितना है, और उस कंपटीशन के अंदर, उस मार्केट के अंदर क्या वो हमारा जो नया बिजनेस आइडिया है, नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं, वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फीचर्स एंड सेट प्रोग्राम्स फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब हमें यहाँ पर देखना होता है कि हमारे प्रोडक्ट के फीचर कौन कौन से होंगे, और उसके लिए हम कह सकते हैं एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को भी चलाते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, जिसके थ्रू हम देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का पोटेंशियल क्या है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी या कितने सूटेबल है वो उस मार्केट के लिए। तो यहाँ पर हमें देखना होता है एक तरह से कि हमारी कितनी सेल्स वॉल्यूम होगी उस प्रोडक्ट की, कंज्यूमर्स का फीडबैक क्या होना चाहिए। हम अगर कॉम्पिटिटर्स के सामने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं तो किस तरह हमारा प्रोडक्ट हमारे कॉम्पिटिटर से अलग है, प्रोडक्ट का हमारा सेगमेंट क्या है, फीडबैक क्या है, मतलब एक एस्टिमेट प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। हम देखते हैं हमारा जो प्रोडक्ट है वो इकोनॉमिकली वाइबल है, नहीं है, टेक्नोलॉजी की फीजिबल है, नहीं है, कमर्शियल सक्सेसफुली हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो मतलब ये सारे फीचर्स को हम बात करते हैं बिजनेस एनालिसिस के अंदर। इसके अंदर अपने प्रोडक्ट को टोटली हर तरह से एनालाइज करते हैं अपने सक्सेस रेट के लिए, फ्यूचर ग्रोथ के लिए। अब आपकी फिफ्थ स्टेज आती है प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। मतलब यहाँ पर हम बात करते हैं अब हमारे पास जो भी आइडिया था हमने उसको एनालाइज कर लिया, उसको कह सकते हैं स्पेशलाइज कर लिया, सिलेक्शन कर लिया कि हम किस आइडिया के ऊपर काम करेंगे। अब बारी आती है कि उस प्रोडक्ट को डेवलप करने की और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को डेवलप करने की। अब प्रोडक्ट डेवलप करने की बात करते हैं, हमारा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है उसको उसका काम दे दिया जाता है कि अब आपको इस प्रोडक्ट को डेवलप करना है,
उसके बाद हम देखते हैं कि हम इस प्रोडक्ट को किस तरह मार्केट के अंदर लॉन्च करेंगे, इसकी मार्केटिंग किस तरह करेंगे, इसका हम कह सकते हैं किस तरह इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, किस तरह हमें इसको इंट्रोड्यूस करना है, किस तरह मार्केट के अंदर इसकी पोजीशनिंग करनी है। तो ये सभी बातें होती हैं हमारी प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डेवलपमेंट के अंदर। मतलब यहाँ पर हम बात करते हैं किस तरह प्रोडक्ट को डेवलप करना है और डेवलप के बाद किस तरह मार्केट के अंदर उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब इसके बाद आता है आपका मार्केट टेस्ट। अब हमारा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आता है तो उसके बाद अब सबसे पहला क्या होता है, बिफोर लॉन्चिंग द प्रोडक्ट इन मार्केट, मार्केट टेस्ट आर कंडक्टेड टू गेज द परसेप्शन ऑफ द कंज्यूमर्स अबाउट द प्रोडक्ट। अब ये नहीं कि हम डायरेक्टली हमने प्रोडक्ट को तैयार कर लिया और डायरेक्ट उसको मार्केट में लॉन्च कर देंगे, ये कभी नहीं होता। हम एक छोटे अमाउंट पर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं और उसके बाद उसको मार्केट में एक तरह से कह सकते हैं एक ट्रायल लेते हैं, एक टेस्ट करते हैं मार्केट के अंदर कि अगर कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट दिया जाता है तो कंज्यूमर्स का क्या परसेप्शन होगा और प्रोडक्ट के खिलाफ या प्रोडक्ट के लिए उनकी क्या थिंकिंग है, क्या इमेज है। अगर उनका कंज्यूमर्स की तरफ से रिएक्शन अच्छा आता है, उनका फीडबैक अच्छा आता है, उन सभी चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है, अगर यहाँ से हमें कह सकते हैं एक अच्छा फीडबैक मिलता है, एक अच्छा रिस्पॉन्स आता है, प्रॉफिट दिखता है हमें उस प्रोडक्ट के अंदर, तो उसके बाद ही उस प्रोडक्ट को एक तरह से पास कर दिया जाता है मार्केट टेस्ट के अंदर। मतलब मार्केट टेस्ट के अंदर देखा जाता है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट के अंदर कंज्यूमर्स को किस तरह अट्रैक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, कंज्यूमर्स का फीडबैक क्या है, कंज्यूमर्स उसको परचेज कर रहे हैं, कंज्यूमर्स ने उसको एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है। ये सभी चीज़ें आती हैं आपकी टेस्ट मार्केट के अंदर। अगर कोई प्रोडक्ट टेस्ट मार्केट के अंदर भी सक्सेस हो जाता है तो आपका लास्ट स्टेप आता है आपका कॉमर्शलाइजेशन। कॉमर्शलाइजेशन का मतलब क्या है, हमारा सक्सेस हर स्टेज को सक्सेस को कर सकते हैं पार कर चुका है, क्रॉस कर चुका है, कंप्लीट कर चुका है हमारा न्यू प्रोडक्ट। अब उसके बाद ही उस प्रोडक्ट का कह सकते हैं एक तरह से कॉमर्शलाइजेशन किया जाता है, उस प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर सेल्स के लिए प्रोड्यूस किया जाता है और मार्केट के अंदर सेल्स किया जाता है, लॉन्च किया जाता है। तो ये आपकी स्टेजेस होती है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, डिस्कस द फीचर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर ऑफ न्यू प्रोडक्ट। हमने कोई मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च किया लेकिन वो फेल हो गया तो उसके रीज़न कौन कौन से होते हैं उनकी बात करेंगे। तो अगर हम रीजंस की बात करें प्रोडक्ट के फेलियर्स की, तो फेलियर्स बहुत सारे रीजन से हो सकते हैं हमारे प्रोडक्ट, उनकी क्वालिटी के हिसाब से, उनके डिज़ाइन के हिसाब से, साइज, शेप, कलर, फीचर्स एक्सेट्रा। सबसे पहले हम बात करेंगे पैकेज के हिसाब से। मतलब उसकी पैकेजिंग होती है वो किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह की होती है। अब पैकेजिंग के अंदर हम बात करते हैं कि वो किस तरह का शेप है हमारे प्रोडक्ट का, किस तरह का साइज़ है, किस तरह कलर यूज़ करा अपनी पैकिंग के लिए, हमारा क्लोजिंग और ये ओपनिंग का तरीका प्रोडक्ट को वो किस तरह का है। तो ये सारे कहलाते हैं आपके पैकिंग के अंदर इंक्लूड होते हैं और ये सब भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी प्रोडक्ट की सक्सेस और फेलियर के अंदर। आपके प्रोडक्ट का शेप, आपका साइज़, आपका कलर, आपका कह सकते हैं डिस्पोजल टाइम या डिस्पोजल टाइप, ये सभी आपको बहुत ध्यान रखने होते हैं प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लॉन्च करने के लिए। दूसरा होता है आपका लेबल। लेबल की बात करें कि इसके अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो कि प्रोडक्ट के ऊपर इंक्लूड होती हैं, रिटर्न में होती हैं। अब ये हमारा जो लेबल होता है प्रोडक्ट के ऊपर, ये हमारे कंज्यूमर्स को इन्फ्लुएंस करता है उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। अगर आपका लेबल अट्रैक्टिव है तो आपके कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर लेगा, वो सक्सेस होएगा। अगर आपका लेबल कह सकते हैं इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा हमारे कंज्यूमर्स को तो वो प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ब्रांड। ब्रांड नेम एंड लोगो हैव अ मेजर स्टेक इन द परचेज डिसीजन ऑफ अ प्रोडक्ट। आपको ब्रांड का मतलब पता है कि मतलब अगर आपकी ब्रांड अच्छी है तो मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करो आपका सक्सेस होएगा। लेकिन अगर आपकी ब्रांड की वैल्यू अच्छी नहीं है, आपका लोगो अच्छा नहीं है, तो उस कंडीशन में कभी भी आपके प्रोडक्ट जल्दी से मार्केट में सक्सेस नहीं हो पाते। नेक्स्ट आपका सर्विसेज। अब सर्विसेज की बात करें, आपकी सर्विस दो तरह की होती हैं। एक होती है आपकी प्री सेल सर्विसेज और एक होती है आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज। प्रोडक्ट को सेल करने से पहले आप किस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कंज्यूमर्स को, और सेल्स होने के बाद किस तरह की सर्विसेज। इसमें आप कह सकते हैं एसी का एग्जांपल ले सकते हैं। परचेज करने से पहले हम कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करते हैं, उनको कन्विंस करते हैं कि वो एसी उनके लिए कंफर्टेबल है, ज़रूरी है, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और सेल्स के बाद हम देखते हैं किस तरह उनके सर्विस की सेक्टर दे। अगर हम उनके घर के अंदर बात करें, कोई खराबी आ गई तो सर्विस की हम उनको वहाँ पर कह सकते हैं सर्विस प्रोवाइड करें, फैसिलिटी प्रोवाइड करें। उनके घर के अंदर कह सकते हैं इंस्टॉलेशन की बात करती हैं तो आफ्टर सेल हम इंस्टॉलेशन के अंदर उसकी हेल्प करें। ये सर्विसेज की बात होती है, हम किस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कई बार सर्विसेज की वजह से भी हमारा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर फेल हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का यूज़ कर रहे हैं मार्केट के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका प्राइसिंग। अब प्राइसिंग की बात करें, आपका जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हाई है और उसी प्रोडक्ट को आपका कॉम्पिटिटर कम प्राइस में अवेलेबल करवा रहा है तो कंज्यूमर्स कभी भी आपके प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेंगे। वो देखेंगे कि उनकी इकोनॉमी के हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट उन्हें बेटर से बेटर वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। और लास्ट आता है आपका प्रमोशन। मतलब प्रमोशन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके प्रमोशन जो होना चाहिए अप्रोप्रिएट होना चाहिए आपके प्रोडक्ट के हिसाब से, आपके कह सकते हैं गुड्स के हिसाब से।
तो अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ के अंदर फेलियर हो जाते हो, आपका इनमें से कोई भी पार्ट सही से नहीं हो पाता आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, तो आपका प्रोडक्ट कभी भी वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, या कह सकते हैं वो सक्सेस रेट नहीं आप अचीव कर पाओगे जिसके लिए कि आपने उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया था, उसको डेवलप किया था। लास्ट क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड विद टेस्ट मार्केटिंग। टेस्ट मार्केटिंग के अंदर कौन कौन से रिस्क एसोसिएट होते हैं। हाउ कैन अ कंपनी गार्ड अगेंस्ट द रिस्क, और कंपनी किस तरह इन रिस्क से बच सकती है। तो सबसे पहले हमें टेस्ट मार्केटिंग पता होना चाहिए कि हम टेस्ट मार्केटिंग करते क्यों हैं। तो इसका जो रीज़न होता है टेस्ट मार्केटिंग करने का, कि वेदर द प्रोडक्ट विल बी प्रॉफिटेबल और नॉट, कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर हमें प्रोडक्ट प्रॉफिट देगा या नहीं देगा। फोरकास्ट द सेल, मतलब सेल्स का अंदाज़ा लगाने के लिए हम टेस्ट मार्केटिंग करते हैं। फ्यूचर में कितनी सेल्स होगी उसके हिसाब से कम अपना प्रोडक्शन तैयार रखें, प्रोडक्शन कर सकें। इवेल्युएटिंग द इम्पैक्ट ऑफ मार्केटिंग, हम देखेंगे कि मार्केटिंग के अंदर कौन क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे प्रोडक्ट का, हमारे कह सकते हैं सर्विसेज का। एक्चुअल बिहेवियर ऑफ द बायर, कि बायर का एक्चुअल बिहेवियर क्या है हमारे प्रोडक्ट के लिए, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट है नहीं है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा, इन सभी के लिए। एक्सेस कस्टमर रिएक्शन, कस्टमर रिएक्शंस को एक्सेस करने के लिए हम टेस्ट मार्केटिंग करते हैं। पॉसिबल प्रॉब्लम्स दैट आ प्रोडक्ट कैन फेस, कि कौन कौन सी प्रोडक्ट प्रॉब्लम्स है जो हमारा प्रोडक्ट फेस कर सकता है मार्केट के अंदर, उन सभी प्रॉब्लम्स को पता करने के लिए, पॉसिबल आउटकम्स जो होते हैं प्रॉब्लम्स के उनको पता करने के लिए हम टेस्ट मार्केटिंग करते हैं। और लास्ट आता है प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस अमंगस्ट बायर्स और नॉट, कि बायर्स के अंदर हमारे प्रोडक्ट के एक्सेप्टेंस हैं या नहीं है। मतलब ये सारी फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, रिस्क होते हैं जो कि टेस्ट मार्केटिंग के अंदर देखे जाते हैं। इसके थ्रू एक तरह से हमारा जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है, हमें पता लग जाता है कि बायर्स का बिहेवियर क्या है, उनका रिएक्शन किस तरह है, हमारे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हमारा प्रोडक्ट कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस कर सकता है, हमारा फोरकास्ट कितना होगा सेल्स का, या क्या ये प्रोडक्ट हमें प्रॉफिट दिला पाएगा या नहीं दिला पाएगा। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आती है, किन की वजह से ये हमारी जो टेस्ट मार्केटिंग होती है सूटेबल वे में नहीं हो पाती। तो सबसे पहला होता है टेस्ट रिजल्ट मे नॉट बी अप्रोप्रिएट, हमारा जो टेस्ट का रिजल्ट होता है वो अप्रोप्रिएट नहीं होता कई बार, मतलब एक एग्जैक्ट रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से एक गलती हो जाती है, ऑब्सोल्यूट रिजल्ट होता है हमारे पास, इनकरेक्ट रिजल्ट होता है हमारे पास मार्केटिंग टेस्टिंग का। नेक्स्ट आता है आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में चेंज इन शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम। अब आपके जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, हो सकता है जब आपने रिसर्च करी उस टाइम आपके फेवर में रहा हो इन्वायरमेंट, लेकिन कुछ टाइम बाद वो जो इन्वायरमेंट था वो चेंज हो गया। तो जब मार्केट का इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा तो आपकी प्रोडक्ट्स की नीड, डिमांड, एक्सेप्टेंस वो भी चेंज हो जाएगी। और हो सकता है आपका कॉम्पिटिटर्स में कॉपी द प्रोडक्ट, और आपका जो कॉम्पिटिटर्स है वो आपके सेम प्रोडक्ट को कॉपी कर कर आपसे पहले उस प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लॉन्च कर दे। तो ये कुछ रिस्क होते हैं जो कि देखे जाते हैं टेस्ट मार्केटिंग के अंदर। तो ये आपके इस यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके थ्रू कि आपको इग्नू के रेगुलर अपडेट्स, आपको पीडीएफ इजीली मिल सकें। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय फ्रेंड्स।